एक दिलचस्प सेशन साहित्य के फलक पे सिनेमा। जी हाँ, कला की दुनिया में दो बेहतरीन आयामों को आज हम जोड़ने वाले हैं। एक तरफ साहित्य है तो दूसरी तरफ सिनेमा है, और दोनों में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा रिश्ता है। और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ ऐसी बेहतरीन शख्सियत हैं जिनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जैसे मैं उनका नाम पुकारती हूँ, मैं सभी हॉल में साथियों से रिक्वेस्ट करूँगी, अनुरोध करूँगी कि तालियों से एक बार फिर उनका स्वागत ज़रूर करें। हमारे साथ प्रोफेसर अशोक सर हैं। सर, स्वागत एक बार फिर मंच पर आपका। हमारे साथ रघुवीर यादव जी हैं, ज़ोरदार तालियां हो जाएं। और फैसल मलिक साहब हैं। और मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी है कि एक बार फिर मैं आप सब लोगों से तारुफ करने वाली हूँ। शुरुआत करेंगे इस बात से कि स्टैन हॉल ने कहा था, अ गुड बुक इज़ एन इवेंट इन माई लाइफ। एक अच्छी किताब जो होती है जीवन की एक बहुत अहम कड़ी होती है। एक बहुत ही अहम कड़ी को सिनेमा में जब हम बदलते हैं, कितना आसान होती है चीज़। मैं रघुवीर यादव जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर, मैं इस तरफ से शुरुआत करूँगी अपनी बात को। किताब को, किसी भी साहित्य को सिनेमा में जब हम लेकर आते हैं, कितना आसान या मुश्किल होता है ये काम? सर माइक लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आसान तो ना कहिए, मुश्किल होता है जी। और इतना मुश्किल होता है कि कुछ लोग समझ भी नहीं पाते और कुछ का कुछ कर बैठते हैं। बिल्कुल, ये भी होता है और होता चला रहा है। और अभी का जो दौर है सिनेमा का, तो साहित्य वाहित्य सब भूल जाइए। साहित्य उनको नकल को साहित्य समझने लगे हैं। वो जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, अभी थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है, तो ऐसा लगता है कि साहित्य पैसे वालों के हाथ में आ गया है। तो वो कल्चर को जिस तरह से बेचना उन्होंने शुरू किया है, जब कोई चीज़ बेची जाती तो जाहिर उसके हालात क्या होते हैं चीज़ों के, वो बिल्कुल धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कि शायद सिंथेटिक हो गया है। अभी ये सिनेमा का जो साहित्य वो बिल्कुल सिंथेटिक हो गया है। और ये सब, दूसरी बात ये है कि अब सिनेमा में सब कुछ आता है, म्यूज़िक भी आ जाता है, डांस भी आता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मिला के सिनेमा बनता है। तो सारी चीज़ों में सिंथेटिक मुझे लगने लगा है कि सब कुछ बस वही, चाहे जैसे उसी को उन्होंने अपनी रूह बना लिया है, सिंथेटिक को। और अभी ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है, इसने तो और तबाह कर दिया है कि अभी कोई जिसको म्यूज़िक आता भी नहीं है, गाना आता भी नहीं, वो मशीनों पे जाके गा लेता है, मशीनों से सुर में ला जाता है। मशीनों से अगर सुर में जाए तो उसमें आत्मा कहाँ रहेगी, गायब हो जाएगी। तो आत्मा गायब होती चली जा रही है। और यही कि पहले हम किताबों से पढ़ते थे, हम किताबें पढ़ते थे, आजकल किताब नहीं, कंप्यूटर पे जाके पढ़ते हैं। अब जब तक हम पन्ने नहीं पलटते हमें मज़ा नहीं आता। अब कंप्यूटर पे पन्ना पलटा ही नहीं जाता, क्या पलटोगे, बस खिसकाते रहिए ऊपर की तरफ, तो वो ऊपर जाता है, दिमाग से भी ऊपर चला जाता है। मैं यकीन मानिए, मुझे जब उस पर मुझे वो दी, जब तक मैं प्रिंट बाहर नहीं निकाल लेता हूँ, उससे प्रिंट आउट नहीं निकाल लेता हूँ, तब तक मुझे याद ही नहीं होता कुछ। और उसके बाद दूसरी बात ये कि हिंदी साहित्य और रोमन में लिखा जाने लग गया है। अब रोमन की स्क्रिप्ट आती है, तो जब तक उसे हाथ से मैं हिंदी में नहीं लिखता तो मुझे डायलॉग याद नहीं होते। तो ये और मुसीबत खड़ी हो गई है। तो धीरे धीरे ये जो मामला सिंथेटिक सा होता जा रहा है, उससे नुकसान मुझे बहुत लग रहा है। और वो जो रूह गायब होती जा रही है, आत्मा गायब होती जा रही है, ये इससे बड़ी तकलीफ़ है। क्योंकि मैं इसी तरह का जो अभी माहौल चल रहा है, जो रंजीत ने जो जिस तरह का माहौल बना रखा है, ये पहले लखनऊ में, भोपाल में जब मैं रहा तो यही होता था कि हम लोग सब गोष्ठियाँ हुआ करती, टीवी नहीं हुआ करता था। हाँ, फिल्में भी बड़ी अच्छी अच्छी बनती, 2 बीघा ज़मीन और ये उठा के देख लीजिए फिल्म। उनको देख के कभी नहीं लगता कि अभी फिल्म में साहित्य क्या और वो क्या है। उस वक्त तो साहित्य ही साहित्य था, बगैर उसके कुछ होता ही नहीं था। तो जब लखनऊ में इस तरह का होता था, किसने तो वहाँ पे बस यही म्यूजिशियन, राइटर, पोएट, हम सब हर दिन कहीं ना कहीं बैठ जाते थे। और बैठने के बाद जिस तरह की बातें होती थी, और जिस तरह के किसने क्या अच्छा पढ़ा है, किसने क्या अच्छा लिखा है, किसने क्या अच्छा सुना है, क्या अच्छा सीखा है, तो वो सब जब बातें होती तो हमें बड़ा सीखने मिलता था। आज तो भूलने को मन करता है ये इस तरह का सिनेमा देख के। और मेरा हमेशा से मेरी नियत ही नहीं रही, उस तरह का सिनेमा मैंने कभी किया नहीं। ये जो जिसको कॉमर्शियल कहते हैं, हालांकि मैं कॉमर्शियल और ये सब पैरेलल सिनेमा और आर्ट सिनेमा मैं नहीं मानता। फिल्म या तो अच्छी होगी या ख़राब होगी, बस दो में से एक ही बात होगी। तो जिसको ये
क्या कॉमर्शियल कहने लगे तो मैंने वहाँ काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए। सेटिस्फेक्शन मुझे थिएटर में मिला लेकिन फिल्मों में नहीं मिला। अब उसकी वजह भी ये है कि काम उतना ना तो करवाते हैं ना करते हैं। सिनेमा में आपके हाथ में उसी वक्त स्क्रिप्ट दे दिया जाएगा, आप डायलॉग याद करिए, चाहे आपको समझ आए ना आ जाए, बट बोल ना आ जाए तो आप एक्टर कहलाओ। तो ऐसा इस माहौल में नहीं रहा। मैं पारसी थिएटर में रहा हूँ, पारसी थिएटर में जहाँ म्यूज़िक और आपकी ज़बान भी सही होनी चाहिए, आपकी म्यूज़िक भी सही होना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। तो ऐसे उसमें था मैं। तो वहाँ से जब निकल के मैं यहाँ आया थिएटर में, तो यहाँ और भी सारी चीज़ें पता लगी। और उसके बाद धीरे धीरे दूरदर्शन में था, तब भी हमारा बरकरार था, शायद तब भी कंट्रोल में था कि उस वक्त हम लोग बड़ी मेहनत करते थे। हम क्या, सभी लोग करते थे, और 13 एपिसोड हुआ करते थे। और देखिए आज तक याद किए जाते, मुल्ला नसरुद्दीन और मुंगेरी लाल के हसीन सपने और बहुत सारे जो भी हैं, वो 13 एपिसोड होते हैं। आज भी ऐसा लगता है, उनको लगता है कि 50 और 60 कर दिए। तो उसकी वजह यही है कि पहले बरकरार था, साहित्य था, सब कुछ, और जो भी बात कही जाती थी बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से और इस तरह से कही जाती ताकि लोगों तक पहुंचे वो बात। आज वो गया ज़माना, पहुंचे चाहे ना पहुंचे, और सीधा दर्शक पे उंगली उठा देते हैं कि हमारे दर्शक यही चाहते हैं, यही चाहते, तो हम बस वही किए चले जा रहे हैं, बस बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं, फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं। तो ये तकलीफ दे बातें हैं। अब इनको और मैं क्या कहूँ। रघुवीर सर धन्यवाद। आलोचनात्मकता, तकलीफ की पूरा बयान था, लेकिन एक सुंदर शुरुआत थी। इसी के साथ मैं अशोक सर के पास आऊँगी, प्रोफेसर अशोक सर। सर आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं, ऑथर हैं, पोएट हो। मैं शिक्षा का क्षेत्र इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो दर्द रघुवीर जी ने बताया कि माध्यम का विस्तार तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं डायलॉग और कम्युनिकेशन में कुछ रोक आई है। उसमें जो खूबसूरती थी वो कहीं ना कहीं हटी है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं, ऑफ कोर्स शिक्षा का विस्तार हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासों में बच्चे हैं, दिख तो रहे हैं, लेकिन कितना हमारे साथ है हमें नहीं पता। और ये विडंबना आज कलाकार के सामने भी है कि ऑफ कोर्स विस्तार हो रहा है सिनेमा का, नए आयाम आ रहे हैं, लेकिन कितना वो सिनेमा जो उससे जुड़ा हुआ साहित्य है उसके साथ सही खड़ा हो रहा है, उस पर सवाल है। प्रोफेसर अशोक सर, मुझे आज भी वो सुंदर सेशन याद है जहां फैसल साहब भी थे, अशोक सर भी थे, और आपने बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहा था कि नहीं, OTT के ज़माने में भी कला अपना रास्ता खोजती रहेगी। सर, मानव सिनेमा में जैसे रघुवीर जी ने बताया कि सिंथेटिक हो गया है मामला, लेकिन किताबों पर फिल्में तो बन रही हैं, किताबों को लेकर नई चीज़ें तो हो रही हैं। तो इस बात से आप, यदि आपके विचार के द्वारा इस वाले टॉपिक पर आप हमारा मार्गदर्शन करें। अशोक सर प्लीज़। विचारों का मसला तो ये है कि जब रघुवीर कोई बात कहते हैं तो वो अच्छी लगती है, और आमना कोई बात कहती हैं तो वो अच्छी लगती है। सामना उनसे हो रहा है, आमना सामना में, सामना तो हम जानते थे कि किसके सामने बैठे हैं, ये आमना क्या है, तो आज पता लगा कि आमना ये हैं जो इधर बैठी हैं, और सामने के लिए हमें यहाँ बैठा दिया है। लेकिन रघुवीर भाई ने जो समय बिताया है NSD में, मेरा सौभाग्य है कि उस ज़माने में मैं शिक्षा में था। धीरे धीरे मैं शिक्षा से निकल आया, और अब तो एकदम बाहर हूँ शिक्षा से। अब मैं उस शिक्षा में हूँ जो सिद्धांतों पे नहीं चलती, बल्कि व्यवहार से निकल के सिद्धांत बनाती है। तो ज़िंदगी से जो मिलता है, तजुर्बे से जो मिलता है, साहित्य पर तो सदैव ही सिनेमा आधारित रहेगा। वो साहित्यकार ही लिखता है जो जिसके पास कल्पना होती है, जिसके पास भावना होती है, जिसके पास फलक होता है, जिसके पास संवेदनात्मक उद्देश्य होता है, कोई राह होती है, कोई चाह होती है, कोई तमन्ना होती है, भले ही वो कॉरपोरेट सेक्टर की तमन्ना हो, पैसा कमाने की हो, और तड़क भड़क की हो, और चकाचौंध की हो, और जैसा कि आप कह रहे हो सिंथेटिक हो। अब ये सिंथेटिक जो है, ये बहुत अच्छा शब्द ये निकाल के लाए हैं, और ख़ासकर म्यूज़िक के मामले में इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। जब हम अगर रघुवीर साहब के साथ हमने म्यूज़िक का भी काम किया है, एक फिल्म में अभिनय भी करने वाले थे, अंगूरी नाम की फिल्म NFDC के लिए बनाई थी। क्या अंदाज में गाने गाए थे, हैं? बिटिया में। तो क्या था कि हमने इनको सिंथेटिक म्यूज़िक प्रोवाइड नहीं किया। प्रसन्ना परेशान थे कि मैं सिंथेसाइज़र बजा देता हूँ, सिंथेसाइज़र से ही सिंथेटिक निकाल लिया था हमने, जबकि सिंथेटिक फैब्रिकल मार्केट में कुछ अलग तरह का है। तो उसमें रस आया,
क्योंकि सब मिल बैठ के एक काम कर रहे थे। मुकेश जी ने जो काम किया वो संगीत के भयंकर ज्ञाता थे। प्रसन्ना स्वयं बांसुरी बजाते थे, और ये कलाकार भी। तो कोई भी चीज़, सिनेमा हो या नाटक हो या पारसी थिएटर रहा हो किसी ज़माने में, एक कलेक्टिव चेतना होती है, एक मिलजुल के किए गए काम का परिणाम होती है। वो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया हुआ काम होता है, सोच समझदारी के साथ बनाया हुआ काम होता है। और अगर आप ये कहें कि मेरा तो कोई काम है ही नहीं इस फिल्म में, तो भी कोई काम बन के दिखाया जाता है। अभी एक चेहरे फिल्म आई, मैं दंग रह गया। उसमें अमिताभ बच्चन भी हैं, अनु कपूर भी हैं, और रणवीर भाई हैं, और नई लड़की जो उसके साथ थी बेचारे, जिसने है रिया, हाँ, इमरान हाशमी थे हीरोज़ के। और जनाब एक सोफे पे बैठे हुए हैं, और दो जीवन के विरोधाभासी प्रतीक से इन्होंने बिना कोई अभिनय किए और अपने व्यक्तित्व को ऐसे निखार के सामने ला दिया है कि आप स्तब्ध रह जाएंगे। और बाद में रिवील होता है, पता लगता है कि इनका कैरेक्टर, किरदार क्या है, रहस्यमय है कैसा है वो आदमी, जब घनी मूछें वाला है, दाढ़ी वाला है, आंखें उसकी बहुत ही, लगता है कि स्मशान घाट का यही वो पैशाचिक है और कापालिक है, और कुछ न कुछ ऐसे तांत्रिक लीलाएं कराने वाला जैसा लगता है। लेकिन तभी वो अपना झोला खोलता है और झोले में से निकालता है बांसुरी। अब कापालिक बांसुरी तो नहीं बजाएगा मरघट पे बैठ के या कहीं भी रह के, तो उस कापालिक के साथ चेहरे की मुद्रा में वो है, लेकिन जो बांसुरी निकालने के बाद उसके व्यक्तित्व को एकदम से हम बहुत प्यार करने लगते हैं कि बांसुरी बजाता है। तो बांसुरी जो प्रेम की प्रतीक है और कुल मिला के हमें जोड़ती है ज़िंदगी से, जहाँ इनके सामने जो एक और चीज़ है वो फांसी का फंदा है, वो लटका हुआ है, एक रस्सी लटकी हुई है। खैर, किसी भी चरित्र को गढ़ना ही बिना शब्दों के साहित्य है। साहित्य वही नहीं है जो छपित है, टंकित है या लिखित है। साहित्य वो है जो कल्पना से, भावना से और किसी क्रिएटिविटी से, एक किसी लॉ से और ज़िंदगी को समझने के बाद गढ़ा गया है। इसी को शब्द दे दो। जितना मैं बोला हूँ वर्णन करने में, मान लीजिए ये होता कि एक साहित्यकार ने बना, तो इनका पहले तो मैं वर्णन करूँगा कैरेक्टर का, फिर ये कैसे उठे कैसे चले, इसी को तो उपन्यास कहते हैं। उपन्यास बिना लिखे एक औपन्यासिक आनंद अगर अभिनय से मिल गया है तो साहित्य कभी नहीं मर सकता, और वो सिनेमा जो इस तरह की भावनाओं पर टिका हुआ है वो कभी नहीं मर सकता। फैसल साहब, अब हम आपके पास आएंगे। रघुवीर सर ने हमें सिंथेटिक के ओर लेकर गए, अशोक सर ने हमें साहित्य का कितना बड़ा आयाम दिया है, इतना बड़ा पैमाना दिया है उसको समझने का। कलाकार के रूप में साहित्य और सिनेमा कैसे आप बैलेंस करेंगे दोनों को? मुझे तो लगता है कि मेरी इतनी हैसियत है नहीं, इतनी जो अच्छी बात ये बता दी गई, पर मुझे लगता है कि सिंथेसाइज जो वर्ड जो हुआ है टेक्नोलॉजी वाइज, वो आपके सिनेमा में भी हुआ है, आपकी लाइफ साइड में भी हुआ है, और आपके डेली बिहेवियर में भी हुआ है। आप एब्जॉर्ब करते हैं। आप अगर साहित्य जिंदा अगर कोई कह रहा है नहीं है, तो आज कैंपस में जब आप सिनेमा पढ़ाने जाते हैं तो वही फिल्में दिखाते हैं पुरानी, 2000 की फिल्में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही दिखाने से बच्चा पढ़ेगा, 2010 की फिल्म दिखाने से बच्चा नहीं पढ़ेगा। पार्ट 2 क्या है कि उनको भी पता है कि मतलब नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात है कि हम देख तो ख़राब रहे हैं, क्योंकि हमको जो है थोपा गया वो ख़राब है कि आपको देख लो भाई, जाके लगा हुआ है, आपका दिल करता है, तो आप तब आप जाके चूज़ करके उसको जाके देखते हो किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, किसी पे जो अभी सुविधा हो गई है। हम आप जब पढ़ने के लिए गए थे, मैं तो पढ़ाई भी नहीं की है, तो मुझे जब बॉम्बे में बताया गया कि भाई ये पिक्चर जो देख के आए हो, पिक्चर देखने से पिक्चर नहीं देखे तो तब काम नहीं कर पाओगे, जाके पिक्चरें देखो। तो उसने लिस्ट बना के दी किसी ने मुझे, उसमें फिल्में दिखाएंगे कि ये भी देखो इसमें ये हुआ था, ये भी देखो इसमें ये हुआ था। तो वो जो जिसको हम आर्ट कहते हैं वो उसी फॉर्म में है जहाँ पे जब किसी आदमी को पढ़ाया जा रहा है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि अभी हम लोग देखने के नाम पे चूज़ी हो गए, तो हम अच्छा देख सकते हैं, और ख़राब है उसको बोल सकते हैं ख़राब। पहले तो कई साल तक हम लोग देखते जा रहे थे और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो आपको दिखाया जा रहा है बार बार कि यही होता है, वो पुलिस वाले की पिक्चर है, पुलिस वाला आएगा और मारेगा। ऐसे मतलब उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए तो अल्लाह, पर वो चंडाल और चक्रव्यूह टाइप का भी हमने टाइम झेला हुआ है कई साल तक। मतलब वो कौन देख रहा था और कैसे हो रहा था, वो बहुत डर लगता था देख के कि अच्छा ऐसा होने वाला है।
और फिर उसके बाद फिर अब पर यह है कि साहित्य वाइज बुक वाइज हाँ ये एक है मसला कि हम लोग बुक का राइट्स लेते हैं फिर उसकी बहुत चीचल इधर कर देते हैं, क्योंकि हमको कोई बोलता है कि एंड वाइज करेक्ट करो, तो वो इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। अभी देखिए आने वाले टाइम में भी कुछ बन रही किताबों पे वो, पर वो अच्छा होगा, उन लोग ने भी अपना फ्रंट फुट रखा हुआ है, वरना कई तो किताबों को जो है लिया और उसको आड़ा तेछा कर दिया, क्योंकि उनको मतलब बुक की तरह लिखी जाती है। और इन्फॉर्मेशन को जो है सही तरीके से करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उसको ठीक करने के लिए, वो शॉर्टकट से होता नहीं है। पर मेरा यही है कि ये जिस फॉर्म को हम कह रहे हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ पे बच्चों को जो है 2 बीघा ज़मीन दिखाते हैं करने के लिए, कुछ और नहीं दिखाते हैं। कोई दिखाता है क्या कि शहंशाह नहीं दिखाएगा ना कोई सॉरी वो भी अच्छा था, पर सिनेमा पढ़ने के लिए और देखने के लिए बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग जहाँ से हम लोग बिहार हैं, तो वो हमेशा रहेगा और करना पड़ेगा उनको। अब कर दिया, शॉर्टकट है, हम लोग भी अपनी लाइफ में करते हैं ना शॉर्टकट, तो सिनेमा वाले भी करते रहते हैं बैठकर डेली बेसिस पे। थैंक यू। शुक्रिया फैजल साहब। साथियों, जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो क्योंकि अंग्रेज़ी साहित्य मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन रुचि ज़रूर रखी है उसमें कॉलेज के ज़माने से। मैंने बीए प्रोग्राम किया है, बीए ऑनर्स नहीं किया, तो अंग्रेज़ी साहित्य उसमें एक सब सब्जेक्ट आता था सर। और वहाँ गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस की एक बहुत ही सुंदर 100 ईयर्स, हाँ, वो उसी से एक बहुत सुंदर एक कथनी यहाँ पर आ रही है कि लिटरेचर इज़ नथिंग बट कारपेंट्री। जिस प्रकार जो एक ऑब्जेक्ट, एक रियलिटी होती है, कठिन रियलिटी लक्कड़ के रूप में, कारपेंटर किस तरह उसको एक नया रूप देखता है, उसी तरह लेखक भी लिटरेचर में अपने विचारों को एक नया रूप देता है। ये सिनेमा पे भी बात लागू होती है। अब एक बात तो स्पष्ट हो गई, जो रघुवीर जी ने भी बताया, अशोक सर ने भी बताया, फैजल सर ने भी बताया कि विस्तार हुआ है, और विस्तार के साथ साथ इतनी नई नई किताबें आई और इतने नए नए हर दिन OTT प्लेटफॉर्म पर व अन्य मीडियम्स पर नई सिनेमा व नए कंटेंट भी आ गया है। फिर ऐसे विस्तार के समय में जब सिनेमा की का जो आईना है वो हर दिन बदल रहा है, क्या कलाकार का फिर जो जीवन है वो ज़्यादा फिर जटिल हो गया, या कलाकार के सामने सदा ही जटिलता एक सच्चाई थी? मैं रघुवीर जी से जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने इतने डाइवर्स रोल करे हैं और आज इस डाइवर्सिटी में और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, क्योंकि विस्तार हो गया है, हर OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ नया है, यूट्यूब पे नए तरह के बातें हैं, एक ही भूमिका को आप 10 अन्य रूप में डाल सकते हैं। क्या फिर कलाकार के लिए रास्ता सिनेमा और साहित्य वाला जो है मुश्किल है? फिर मुझे तो ये भी जो माहौल चल रहा है इसमें मुझे मुश्किलें नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद ही कारपेंटर हूँ। आप जो कारपेंटर की बात कर रही हैं, मैं खुद ही कारपेंटर हूँ। मैंने एक्टिंग में नहीं किया स्पेशलाइजेशन, मैं क्राफ्ट में था, स्टेज क्राफ्ट में, तो वो उसने मेरी बड़ी मदद की है। मैं घर में बांसुरी बनाता रहता हूँ और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मैं खुद ही बना लेता हूँ, और कभी कभी बांस नहीं तो स्ट्रॉ से भी बांसुरी बना के बजा लेता हूँ जी। तो ऐसे गाजर मूली से भी कर लेता हूँ, बनाते रहता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं तो अपनी तरीका काम ढूंढ ही लेता हूँ, निकाल ही लेता हूँ, और नहीं निकलता घर में बैठा रहता हूँ, यही करता रहता हूँ सारी चीज़ें। ये तो मेरे लिए तो जब तक मुझे मेरे जैसा जिसमें सब कुछ हो, जो मेरे करने लायक हो, तो मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। कुछ शुरू में जब मैं बम्बई गया तो अच्छा ये बातें जो मैं कह रहा हूँ कि मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। ये भी पहले जब मैं शुरू में बॉम्बे गया तो जैसे ही गया वहाँ तो एक आध फिल्म मैंने बड़ी घटिया फिल्म कर ली, हाँ, और उसका नाम उधार की ज़िंदगी थी। तो बड़े बड़े एक्टर थे, मैं भी था छोटा सा। तो क्या हुआ कि जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो रिलीज़ होने के बाद कुछ 5-6 महीने के बाद मैं किसी फंक्शन में गया। तो फंक्शन में गया तो ऐसे जो साल ले गए थे मुझे, वो थे साथ में, वो भाषणबाजी हुई, सब कुछ हुआ। उतर के हम नीचे जाने लगे, फिर वो साथ के चलो चाय पी के जाना, तो नीचे उतरे तो एक लेडी सामने आ गई, सीधे कह रही तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मैं तो चौंक गया कि क्या कहने, तुमने शर्म की जरा इधर आई, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा भैया मैंने क्या बोल दिया? वहाँ तो भाषण तो मैंने तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं इनको जानता हूँ, ना मेरे कोई रिश्तेदार हैं। तो वो जो मेरे साथ के लोग थे वो मुझे पकड़ के खींचने लगे कि नहीं जाइए। तो मैंने कहा कि नहीं ज़रा सुन तो लूँ, पता नहीं क्या मुझसे गुस्ताखी हो गई भाई, कैसा मालूम। तो मैं गया उनके पास, तो मैंने कहा क्या मैंने क्या किया, क्या गलती हुई? बोले आपको शर्म नहीं आती? आपको उधार की ज़िंदगी करने की क्या ज़रूरत थी? और वो लेडी रोने लग गई भाई, उनकी आंखों में आंसू। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं बम्बई में नया आया हूँ, पैसों की ज़रूरत थी, घर चलाना पड़ता है। तो कहने लगी आप मर भी जाइए लेकिन इस तरह की फिल्में मत करिए। क्या बात है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे गई वो
उसके बाद तो फिर मैंने तय किया कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो मेरी वही है, अभी चाहे कुछ भी मैं अगर गाना गाने पड़ता तो मैं ये सिंथेटिक मामला सब हटवा देता हूँ। मेरे किसी भी गाने, इतने गाने किसी में ये सिंथेसाइजर नहीं बजता। सबसे पहले मेरी लड़ाई हुई है कि हटाओ, मेरी इसमें गाने में मेरा सुर नहीं लगेगा या कुछ होगा, मुझे अलग सुनाई देता है, तो वो हटा देता हूँ। माइक भी ये जो है वो भी ऐसे ही है कि अभी ये माइक तो सही चल रहा है, ये जो डीजे इतना भयंकर उछाला आता है कि आप जो बोल रहे हैं, क्या है कि जो आप बोल रहे हैं करके खुद तो समझ आना चाहिए, वो खुद ही समझ नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इतना सच कह रहे हैं। रघुवीर जी देख सकते हैं काफी लोग इस बात से सहमत हैं, यहाँ पे सबके मुख पर थोड़ी सी मुस्कान आई है, तो कहीं ना कहीं हम सब भी एक ही इसी नाव में सवार हैं जी। प्लीज कंटिन्यू। तो ऐसा उसमें वो अपने रिवर्स भर देंगे, ये भर देंगे कि ऐसा लगता है कि बस एक ही बात को पहुंचा दो, कहीं नहीं पहुंचती, या जो है वही नहीं पहुंच रही, तो वो हाँ बिल्कुल, तो वहीं की वहीं रह जाती वो बात। तो हम ऐसे माहौल में तो मैं तो भैया मैंने जीने का तरीका अख्तियार कर लिया है, और हाँ मैं अपनी तरीके से जी ले, मैं सब बंद करवा देता हूँ कि इसलिए मैं माइक नहीं हाथ में उठाया, मैं तो ऐसे ही बोल दूँ, मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक नहीं आ रही, ये बस ये है। अब मैं माइक इतने नज़दीक में क्यों अपनी कमज़ोरी दिखाऊँ, हैं? तो ये है, ये हमें थिएटर ने सिखाया जी। और दूसरी बात है कि थिएटर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब, ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, उनकी समझ थिएटर से मुझे पहले मिल गई थी। बिल्कुल। हाँ, और अब एक और बात बता दूँ मैं, वहाँ पे पारसी थिएटर में जहाँ से ये मुझे अनुभव हुए, और मैंने हमेशा अपने कान खुले रखे हैं, तो कभी भी पता नहीं आपको कब कहाँ से क्या सीखने मिल जाए किसी भी वजह से, और वो आपको पूरी ज़िंदगी में आपको कोई एक रास्ता दिखा दे। तो जब मैं पारसी थिएटर में था तो एक हमारे वहाँ एक सार्जेंट बाबा थे जो 82 साल के थे, वो बुजुर्ग, तो वो गेट कीपर हुआ करते थे, वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी वही किया है। तो हम दिन में ऐसे ही रियाज करते थे, गाना वाना गाते रहते थे, तो गाना गा रहे तो वो भी वहीं बैठे हुए, तो मैं गाया, तो उन दिनों मैं मुकेश की नकल करता था, मन्ना डे की नकल करता था, रफ़ी साहब के गाने उनकी रफ़ी की तरह नकल करके गाया करता था, और मुझे इनाम भी मिल जाता था। तो बस उसी पे टिका रहता था मैं, मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मुकेश की तरह गाता था मैं। तो गाने लगे तो सब खुश हो रहे, वाह वाह एक और सुना दे, तो कहते इससे क्या होता है, वो कहने लगे इससे क्या होता है, क्या गा रहा है, तो मैंने कहा ये मुकेश ने गाया। अरे बोले मुकेश ने गाया तो तुम क्यों गा रहे हो, तो कहते वो एक मेरे साथ में बैठा कि देख बिल्कुल वैसी कॉपी करता, आप रिकॉर्ड सुन लो या सुन लो वैसी आवाज़ है। तो कहता है कि जब वो जिंदा है तो तुम्हें कौन सुनेगा, तुम्हारे अंदर नहीं है क्या, हैं? तो बोले तुम अपने अंदर का गाओ, ये नकल तो नकल ही रहेगी तमाम उम्र। बस वो दिन था मैंने नकल करनी छोड़ दी, बस अपने अंदर ही ढूंढता रहा, मैं अंदर ही ढूंढता रहा, जो नहीं था उसको उकसाया मैंने, जो भी खूबियाँ कही या जो भी कही है वो, और जो खामियाँ थी उनको मैं कोशिश करता रहा हूँ कि धीरे धीरे ठीक हो। तो मुझे इससे, इस माहौल से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं किताबें आज भी पढ़ लेता हूँ, और ये मौका, ये जो कोविड में मुझे जो मौका मिला है किताबें झाड़ने का और निकालने का, तो ये मेरे लिए तो वरदान था ये कोविड। और म्यूज़िक पे और वो है सब मैंने उखाड़ के पुराने गाने देखे, गाए बजाए, 2 बीघा ज़मीन, और वो मैंने क्या काबुली वाला फिर से देखी। तो देख के मुझे लगा कि ये जब जिंदा है तो फिर जाने दो, बनने दो, जो है अपना काम निकालो। और मैं तो उस तरह के माहौल में गए नहीं, वो न जाऊंगा मैं, सीधी बात ही है। बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर जी। मैं प्रोफेसर अशोक सर के पास आना चाहती हूँ। सर, रघुवीर जी ने एक बार फिर 2 टूक अंदाज में कह दिया है कि भाई अपना स्टाइल तो अपना है भाई, ठीक है ना। देखिए मैं भी इसी संप्रदाय का आदमी हूँ हाँ लगभग, लेकिन थोड़ा सा खामखा तराश लिया एक वक्त के लिए, क्योंकि नौकरी कर ली, विद्यार्थियों के सामने बैठना है, तो ऐसे तो नहीं बैठ सकते जैसे रघुवीर बैठ जाते हैं जब ये बांसुरी बनाते हैं, या किसी बहुत ही लकड़ी के पात्र में, बहुत बड़ा सा पात्र होता है ऊबड़ खाबड़ किस्म का, अपनी काष्ठ कला से ही बनाया हुआ होता है, उसमें आटा गूंदते हैं, फिर उसकी लोई बनाते हैं, और लोई बना के आग पे रख के उसकी बाटी जैसी सेकते हैं। अब वो कच्ची भी हो तो भी हमें वाह करनी पड़ती है, लेकिन उतनी ख़राब नहीं होती है, लेकिन आत्ममुग्ध करने वाली होती है, खुद की बनाई होती है, खुद की बनाई हुई रचना सबसे बड़ी होती है। ये इनके अंदर देखा, और मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत है, और ये इवॉल्व करते हैं।
अपने अभिनय में भी मैंने ये पाया, क्योंकि जब ये बनी थी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तब प्रकाश झा हमारे दोस्त हुआ करते थे, बाद में वो उतने घनिष्ठ न रहे। तो अब इसमें मैं कारण था या वो कारण थे, उस पर नहीं आएंगे लेकिन मैंने एक अच्छा काम किया कि रघुवीर जी को प्रकाश झा से मिलवाया उस ज़माने में, और उस सीरियल के गीत लिखे, 4 एपिसोड लिख के दिए, फिर मुझे रूस जाना पड़ गया। खैर, जब सपना आता है, अब ये भी एक साहित्यिक कृति पर ही आधारित है। जेम्स थर्बर नाम के एक बहुत अच्छे व्यंग्यकार राइटर हुए हैं, और सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, ये उस किताब का नाम था। तो वो किताब उसने हमें थमा दी प्रकाश झा ने कि ये है और इसमें से ही निकालना है। तो 4 एपिसोड मैंने लिख के, आपको मालूम होगा, तो मैंने कहा वॉल्टर मिटी का तो नाम दो ना कहीं। वॉल्टर मिटी का नाम कहीं धुर से नहीं दिया गया। तो ये तो एक साहित्य का एक षड्यंत्र वाला रूप है कि किसी आदमी ने कोई रखा, आपने उसका आइडिया ले लिया, भले ही आपने उसको अपने माहौल के अनुकूल बना दिया। तो ये काम तो अंग्रेजी साहित्य का चौर्यकरण ये है ना। हाँ, ये ऐसे, और इसको क्या कहेंगे, साहित्य पे आधारित नहीं है क्या? ये आपकी बेईमानी के कारण लोगों को नहीं पता चल पा रहा कि ये भी साहित्य से ही उपजा हुआ है। किसी लेखक की लेखनी चली है, उसने दृश्य बिंब योजना बनाई है, और आपने उसका भारतीयकरण करके बंटाढारीकरण कर दिया। अगर आप फिल्म उस पर भी बनी, वो भी देखो तो रघुवीर यादव का हिस्सा निकाल दें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और उसमें अकेले अगर ये कोई अच्छा था तो वो रघुवीर थे। इनसे कहा गया जब इनको सपना आएगा तो क्या करोगे, इन कैसे पता, ऐसा अभिनय करा आँखों का कि जब सपना आने वाला होता, पता नहीं भूल गए होंगे या कर सकते, भूल गए, कि जब सपना आता था तो कोई आप कर नहीं सकता। ऐसा कौशल आँखों का ऐसा संचालन जो या तो कोई कथक की नृत्यांगना कर सकती है या कोई लोक शैली का कलाकार कर सकता है। वो ऐसे आँखों को घुमाते थे और दृश्य अपना बदल के डिजॉल्व होके सपने में चला जाता था। बहरहाल रघुवीर जी के साथ मैं फिल्म बनाने की लगातार कोशिश करी। एक बार ये भुज में बीमार पड़ गए और मुझे किसी अपने अन्य शागिर्द को लेके बनानी पड़ी वो। और एक और भी बीच में मैंने घंटे भर इनको कहानी सुनाई, तब ये किसी ऐसी फिल्म में लगे हुए थे जो एक ही शॉट में ख़त्म होने वाली थी, है ना। तो मैंने कहा उसके बाद करने के आ जाओ। अब इतने साल हो गए कि वो जो हीरो है, अब इनका बेटा दिखाऊं उसको तो बना सकता हूं, और इनको पिता बनाने का अभिनय कराऊं, या फिर उस रोल को इन्हीं के हिसाब से डाल के, क्योंकि जो जीवन मूल्य उस फिल्म में है वो कूड़ा कबाड़ी एक तरीका है, उसे बाप बना दीजिए, मुझे बेटा बना दीजिए। वो तो फिर पा बनेगी, पा जैसी बन जाएगी। लेकिन हमें पाना है, हमें पानी बनानी है, हमें कुछ ऐसा पाना है जो देने के बाद लोगों को लगे कि हमने कुछ पाया। सिनेमा पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा कलाकर्म है जिसमें सारी कला जो विधियां हैं वो समाहित हो जाती हैं और आपको अपना कौशल दिखाने का मौका मिलता है। अगर आपके अंदर इतनी सी भी गायकी है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे अंदर इतनी सी भी नहीं, उससे चौथा ही है, लेकिन उतनी की अभी मैंने कर लिया और साहस ये कि इनके सामने गा के दिखा दिया। तो आपके अंदर जो पारंपरिक चीज़ें हैं नहीं हैं, आप कर सकते हो। श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, और संसाधनों के अभाव में नए संसाधन बनाने की हिम्मत होनी चाहिए। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो, तो धरती के कागज़ पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। अनुभव का लेना हो, अनुभव का देना हो, जिंदगी में आपस का ये लेना देना हो, स्वार्थ कुछ अल्प हो, पक्का संकल्प हो, तो सिर्फ 2.5 आखर की हल्की सी छुअन से तर जाए जिंदगी हमारी, तर जाए शिक्षा हमारी। श्रद्धा हो, भाव हो, जी। तो बहरहाल रघुवीर के अनुभव आप जितना सुने उतना अच्छा है, लेकिन अंत में बांसुरी अगर किसी थैले में या जेब में छोटी वाली रखी हो तो वो बजवा के जरूर देख लेना। शुक्रिया सर, बहुत ही सुंदर आपने बातें रखी कि किस तरह जो जीवन है, जो अनुभव है, वो कितना महत्वपूर्ण है। फैसल, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। किताब पे किताब और उसके ऊपर सिनेमा पे सिनेमा, कलाकार कहाँ जाए फिर? रघुवीर जी ने तो बता दिया कि वो बिल्कुल मतलब
उनका जो फॉर्मेट और रूप है वो कहीं ना कहीं सेम रहेगा। आपका एज अ कलाकार जैसे आपने क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, वो अब इतने करेक्ट बात बोली है, मैं क्या बोलूँ। नहीं आप अपना बताएं, क्योंकि हमने आपको पंचायत में देखा, बहुत ही बेहतरीन मैंने था। तो इनको देखा है रघु भाई को, समझ में आता है कि अगर ओरिजिनल कहते हैं ना तो ऐसा होना चाहिए। जो अब मैंने भी एक फिल्म देखी संदीप और पिंकी फरार, आप किसी ने देखी होगी, उसमें मैंने इनको देखा, मैंने पूछा इनसे ये कैसे कर रहे थे आप। मतलब कि जो फिल्म शायद आपको देखना चाहिए, उसमें सबसे अच्छा पहली बार अर्जुन कपूर भी लग रहा था कि जो है उसने सब एक्टिंग कर रहे हैं, वो उसके बीच में इनका जो कैरेक्टर था। और मैंने कहा सर ये तो बहुत, मतलब वो जाते जाते एंड होते होते जो है बहुत अच्छा किया था। तो आप अगर मतलब सीखने की का ही पार्ट है कि जो इंसान इतने साल से करता चला आ रहा है और हर बार अलग कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सही राह पे ही कर रहा होगा ना, तो रॉन्ग तो हो नहीं सकता है। तो वो बार बार हम लोग भी वहाँ पंचायत के शूट पे देखते रहते चाहिए ऐसे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सेट कर रखा है जो कहते नहीं परफॉर्मेंस का रघु भाई ने, कि वैसे ही उसको वो कर ले तो शो अच्छा हो सकता है। उस शो में भी तक यही अच्छा ही है कि नकलीपना नहीं है, वो अच्छा होगा क्योंकि उसमें सब रियल दोगे, रियल एक्सपीरियंस है। तो वही करना चाहिए मुझे लगता है। ज़्यादातर जो अच्छा बन रहा है ना, उस अच्छे में कहीं ना कहीं बहुत रॉनेस है। वो कभी भी जो है, आप शो की ही बात कर लूँ तो पाताल लोक बहुत अच्छा शो है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और कहते हैं अप्रोच ही करेक्ट थी उसको बनने से लेके एंड होने की। और जितनी भी फिल्में भी आप देख लीजिए, वो एक तो शोर है वो अलग बात है, पर अच्छी फिल्में भी आप देखेंगे उसमें लगेगा कि हाँ यार तो बहुत कनेक्ट होके बनाया गया है। तो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, और वो जो है वो पढ़ने लिखने से और जितना ज़्यादा देखें उतने से ही आता है। मैं और क्या बता सकता हूँ, मुझे बताए। हाँ यही है। शुक्रिया फैसल जी। वेल साथियों, आप सब जानते हैं रीमिक्स पे रीमिक्स, अभी चर्चा में भी बात आई कि कहीं ना कहीं पश्चिम या कहीं और से विचार को रूप बदल कर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अंत में जो पैमाना होता है वो होता है कि क्या मामला हिट है, और हिट हम दर्शक ऑडियंस डिसाइड करते हैं। रघुबीर जी ने बताया कि लोग भाई नई पे नई चीज़ें आ रही हैं, चीज़ों का रूप बदल गया है, सिंथेटिक वर्जन आ गया, लेकिन अल्टीमेटली जैसे आपने कहा ऑडियंस देखती है, ऑडियंस पसंद करती है। तो अब इस बदलती हुई पृष्ठभूमि में यदि हम साहित्य के फलक पर सिनेमा को समझें तो सही और गलत क्या है इस चीज़ को छोड़ दें, नैतिकता क्या है इस चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि अल्टीमेटली व्यूअर्स आर द किंग, अल्टीमेटली कंटेंट को भी तो जनता ही डिसाइड कर रही है। रघुबीर जी एज अ आर्टिस्ट क्या आपको लगता है कि फिर सही क्या है गलत क्या है, वो तो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता जा रहा है? माइक ले लीजिए रघुबीर जी, आई नो आपकी वाणी में बहुत बल है, और जिसे कहते हैं ना कि अभी पिछले ही सेशन में हम चर्चा कर रहे बोलते हैं तो गलतियां भी सुना ना गलतियां नहीं ऐसे बोलते हैं तो गलती दबा। और ये तो सरदार पटेल जी ने भी कहा था कि जो बोले उसमें बल होना चाहिए। आपकी बात में बल है, हम इस बात सब पे हम सब राजी हैं, लेकिन आपकी वाणी को हम तेज से सुनना चाहते हैं। जी रघुबीर जी, तो सही और गलत को छोड़ दें फिर, क्योंकि अब तो कंज्यूम नहीं, कुछ तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा ना माइक का। अच्छा हाँ बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि लोग डूबना भूल गए। अच्छा, बहुत भारी बात है। जो डूब के काम करने वाली जो मंशा होती है वो लोग भूल गए हैं, बस ऊपर ही सतही तौर पे करने लग गए हैं। और मुझे डूबने में बड़ा मज़ा आता है, मैं तो डूबा ही रहना चाहता हूँ, मैं ऊपर ही नहीं आना चाहता। बस इतनी बात है, और मैं क्या कहूँ। इतनी सी अगर बात बहुत डूबना आ गहरी जाए, बात अगर है। डूबना आ जाए तो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, सब चीज़ें सुधर जाएंगी। बस यही कहना चाहिए। शुक्रिया रघुबीर जी। छोटी संक्षिप्त बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। इसी के साथ मैं अशोक सर के पास आना चाहूँगी। अशोक सर, जैसे आप ही की बात से हमने ये वाली बात निकाली है कि भाई नई पे नई चीज़ आ रही है, लेकिन नई चीज़ कहाँ से आ रही है हम वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए कि वो मामला हिट हो, और हिट का पैमाना तो भाई ऑडियंस है, और ऑडियंस को हमारी चोरी भी पसंद है अगर उनको टेस्ट, उनको स्वाद पर सही लगता है। तो क्या फिर सही और गलत फिर छोड़ दें इस बदलते हुए विस्तार? नहीं, बिल्कुल छोड़ने योग्य मामला नहीं है, लेकिन छोड़ना हमारी बाध्यता है, क्योंकि हमें एक तरह से नहीं कई तरह से सोचना होगा इसको। जो जवान पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी, जो बच्चे हमने तैयार किए हैं, उनको हमने भारतीय संगीत से रूबरू नहीं कराया है, बहुत कम स्तर पे कराया है। तो जो साज हैं उनसे भी रूबरू नहीं हैं।
बल्कि एक चमत्कार की तरह सिंथेसाइज़र पकड़ा दिया है कि इसमें से तुम सितार भी निकाल सकते हो, इसमें सारंगी भी बजा सकते हो, जो आपके लोकवाद्य हैं। लेकिन वो लोकवाद्यों का अपमान है। मैं ये कहूँगा कि उनको मृत्यु दंड दिया गया है जैसे, क्योंकि वो श्रुतियाँ, वो बारीकियाँ सारंगी से नहीं निकल सकती जो सिंथेसाइज़र से बजाई जाती है। एक बार कॉपी किया हुआ एक पीस हो सकता है कि दिल को छू जाए, लेकिन उसके साथ छेड़खानी करके आप कुछ और नया बनाना चाहते हो संदर्भहीन बना के, तो वो नहीं होता। तो नई पीढ़ी को जितना ज़्यादा हम अपनी परंपरागत गायकी से रूबरू कराएंगे और उनकी रुचियों में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि जगाएंगे। कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने संगीत के अकारादिक्रम को और उसकी संगीत की वर्णमाला को और संगीत के सारे विधान को न सिखाता हो। यहाँ तक कि हमारे दक्षिण भारत में भी त्यागराज मेला लगता है, जिसमें बच्चे बच्चे को ताल का ज्ञान होता है और सुर का भी होता है। तो एक तो चीज़ ये है, जो बच्चों में अगर हम तालीम बढ़ाएं संगीत की और उनको डूबना सिखाएं उसमें, क्योंकि संगीत एक ऐसी कला है कि उसमें अगर आपने सीख लिया तो आपका डूबना लाजिम है। जैसे ही सुर की चोट लगती है कलेजे पे लगती है, सुर एकदम जड़ को भी चेतन कर देता है, ऐसा उसमें तासीर होती है। इसी तरह हर कला के मामले में है। आज कला के लिए उपादान बहुत हैं। जब सत्यजित रे बनाते थे तो पूरा स्टोरी बोर्डिंग करते थे, स्टोरी बोर्ड बनाते थे, एक एक भाव को पहले बनाते थे, फिर कैमरे पे लेके आते थे। अब आप स्टोरी बोर्ड बना लीजिए सिंथेटिक तरीके से, उसके मूवमेंट के तरीके से बना लीजिए, तो वो मूवमेंट में फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। आप स्टोरी बोर्ड देख लो सत्यजित राय के बनाए हुए, क्या एकदम आर्टवर्क है और एक्सप्रेशन है। तो अगर वो अनुपस्थित भी हैं और कोई शॉट लेना है तो उनके तो चेले भी बड़े महान महान हुए हैं और वो करके दिखा देंगे स्टोरी बोर्ड देख के, एक चित्र देख के, उसका एक फ्रेम देख के, उसका आउट एग्जिट देख के, रंग क्या होगी, लाइटिंग क्या होगी, सब चीज़ें तो मैनुअली होती थी। और अब सब यहाँ से टॉर्च मारिए तो आपको पता लग जाएगा फोकल लेंथ कितनी है। और वो पहले फीता लेके जाते थे कैमरे से, आर्टिस्ट की नाक तक ले जाते थे, फिर उसको अभिनय करना पड़ता है। तो चीज़ें विकसित हो रही हैं। टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में सकारात्मक योगदान भी है, लेकिन उसको वो बिगड़ेल हाथी है, उसके लिए एक अंकुश की आवश्यकता है। और अंकुश वही रख सकता है जिसको उसकी गहराई का बोध हो। अंकुश वही रख सकता है जो डूब के एक बार निकल आया हो दोबारा डूबने के लिए। वाह, क्या बात है फैसल साहब। सिनेमा और साहित्य के अब इस मयार में कितना डूबने वाले हैं आप, प्लीज़ आपके विचार। मैं तो काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है डेली बेसिस पे जो है जो विदाउट गेटिंग मतलब इन्फ्लुएंस एंड डू व्हाट आई हैव टू डू वाला चक्कर है, वो वही कर रहा हूँ, वो करता जा रहा हूँ। और आसपास भी जो मुझे लगता है कि अभी टेक्नोलॉजी अच्छी भी है बुरी भी है, वो अगर वो पहले जो अच्छा ही है कि वो हो रहा है, पर हाँ अभी हम लोग टाइम सब चीज़ में दे रहे हैं पर एक ही चीज़ में नहीं दे रहे हैं, जिसे कहते हैं कहानी को समझ के उसको समय देना और वो कन्वर्ट होके एक अच्छा पिक्चर बनना। वो बहुत ही आप मलयालम फिल्म देखिए, उसमें आप सोच नहीं सकते कि अभी मैंने दृश्यम 2 देखी तीसरी बार फिर से, और बार बार सोचा इसने किया क्यों था। पहले के 20 मिनट को उस फिल्म को एब्जॉर्ब करने के लिए फिल्म को उसने वहाँ तक बनाई, लगा कि अच्छा ये हो रहा था। तो अगर आप दृश्यम देखा है, किसी ने नहीं देखा प्लीज़ देखिए, मलयालम और हिंदी भी अच्छी बनी है, मेरे दोस्त ने बनाई थी। पर वहाँ पे देखिए वो उसे कहते हैं कि एक ही क्राफ्ट को रिफ़ाइन करके, उसी कहानी को रिफाइन करके और उसी को वापस से जाके वापस से वही बनाना और वो उससे पहले से अच्छा बनना, ये आर्ट का काम है टोटली। उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की उसने, नए ज़माने की, उसने नए तरीके से उसने जाना कि ऑडियंस इतना तो समझ लेगी भाई, ऐसा नहीं उसको मतलब समझाना पड़ेगा। ऐसे ही करके ऑन अ डेली बेसिस जो है मतलब ट्राई करना पड़ेगा सबको। पर हाँ जो अगर एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि ये जो वर्ड, ये जो हम जो पार्ट 2 हम झेल रहे हैं वो हम ही ने पैदा किया हुआ है, ये मॉन्स्टर हम ही ने म्यूज़िक सुनना बंद कर दिया है, हम ही ऐसी बात नहीं है कि मतलब आज की डेट में हर जगह जो है साड़ी रात भीड़ बजाएंगे वाला तुझे नहीं, कम होना चाहिए, कुछ गाना वाना भी सुन लो। और वो हम ही उसको प्रमोट करते हैं, ऐसा नहीं हम मतलब म्यूज़िक का ख़त्म होने में ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ है।
तो इसको तो मानना पड़ेगा ना। वो थोड़ी नहीं सोच रहे थे कि वो करेंगे और आप ऐसा हो जाएगा। आप ये चाह रहे थे इसलिए आपके साथ हुआ ऐसा। आप चाहते हैं इसीलिए आपको जो है 500 रुपये का एक अस्पताल में जाके बैंडेज लगवाना पड़ता है। आप पहले दिन नहीं लड़े होते तो आप ये करा लेते पास के डॉक्टर से। तो ये जितनी भी चीज़ हम जो कर रहे हैं वो हमने एक्सेप्ट किया तब वो कर रहा है। म्यूज़िक किलिंग हुई है, हमने एक्सेप्ट किया इसलिए हुआ है। सिनेमा ख़राब हुआ है, हमने एक्सेप्ट किया तब हुआ है वो। वरना एक नहीं 100 जश्न अदब होना चाहिए। लोगों को पढ़ना चाहिए आइडली। हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो हम क्या फिर उसको बहस करेंगे कि अच्छा हुआ है बुरा हुआ है। हमें करना पड़ेगा उसके लिए, और ये हो रहा है। म्यूज़िक तो सही कह रहा हूँ, अभी बेचारों ने बहुत बुरा हाल है कि जो है एक तरीके का म्यूज़िक वो भी नहीं बना पा रहे हैं, वो रिमिक्स ही बनाते हैं। मतलब वो भी नया भी नहीं लिख पा रहे हैं। उनकी भी मजबूरी देखिए बेचारे, अपने 500 करोड़ के ऑफिस में बैठ के यही सोच रहे होंगे कोई लिख तो दो भाई अच्छा सा। तो उनको भी पुराने वाला ही माल जो चलाना पड़ रहा है, तो वो उनकी भी बेचारे परेशान हैं। उनके लिए अच्छा चाहिए तो हम लोग को ही बोलना पड़ेगा भाई कि तुम बंद करो ये ख़राब वाला। कोई बोलता नहीं, सॉरी। शुक्रिया फैजल जी। आखिरी सवाल तीनों हमारे पैनलिस्ट के लिए। हेनरी जेम्स ने कहा था, इट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ हिस्ट्री टू प्रोड्यूस लिटिल लिटरेचर। अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि आज अभी फैजल साहब ने भी कहा, अशोक सर ने भी बताया कि सिनेमा स्कूलों में 2000 से पहले वाली फिल्में दिखाई जाती हैं, 2000 के बाद नहीं दिखाई जाती। तो क्या फिर आज के समय में साहित्य को सिनेमा के आयाम में देखते हुए यही कह दें ओल्ड इज़ गोल्ड? क्या हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है कहीं ना कहीं उसने साहित्य के साथ भी और सिनेमा के साथ भी जो अपना कर्तव्य था, अपना जो दायित्व है, वो सही रूप से नहीं निभाया? रघुवीर जी, वी बिगिन विद यू। ओल्ड इज गोल्ड, हम युवा जो समय है, जो आज का समय, कहीं ना कहीं उसे नाइंसाफ़ी करिए। नहीं, ओल्ड इज गोल्ड तो है ही। अच्छा। उसको तो आप नकार नहीं सकते। ओल्ड इज गोल्ड। अभी का नए को भी गोल्ड क्यों नहीं बना सकते भैया? क्या गोल्ड बस ओल्ड ही गोल्ड होगा क्या? अभी गोल्ड नया गोल्ड बना दो। अभी तो कचरे का ढेर बना रहे हैं गोल्ड की जगह। हाँ, तो अभी 12 साल के बाद वो भी गोल्ड बन जाएगा मेरे ख्याल से। कहते हैं वो घूरा भी तो अभी 12 साल और रुकिए, OTT प्लेटफॉर्म आ गया है। अब उसके बाद अभी ये भी गोल्ड हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अभी लोगों की आंखें खुल रही हैं। और ये जो कॉमर्शियल और वो जो माहौल था, वो जो माफिया कहूँ या क्या कहूँ, वो जो बिल्कुल अच्छे उसको हुनर को या अच्छे काम को उभरने नहीं देते। अच्छी फिल्म बनेगी तो वो अच्छी फिल्म मतलब जो कम बजट की होगी और बेहतर फिल्म होगी, जो उस फिल्म से बेहतर है, जिसने सारे हॉल खरीद रखे हैं, सारे शोज़ खरीद रखे हैं। तो उसको सुबह 6 बजे का 7 बजे का शो मिल जाएगा, रात को 11 बजे के बाद का मिलेगा। 2 शो मिलेंगे। सुबह आदमी ब्रश करेगा कि फिल्म देखने जाएगा, और रात को नींद आ रही होती है, उस वक्त कौन फिल्म देखेगा? तो ये सब अभी भी हो जाएगा। अब ओल्ड वाली वो कहावत अभी चेंज हो जाएगी, अभी न्यू इज़ गोल्ड हो जाएगा। हाँ। नहीं, मैं इस वाक्यांश से सहमत हूँ कि जो अभी है वो आगे चल के गोल्ड हो जाएगा। तब हमें इसकी खूबियाँ दिखाई देंगी, जो खूबियाँ अभी हम नहीं देख पा रहे। वो खूबियाँ क्या हैं? मैं तकनीक से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने लैंग्वेज कंप्यूटिंग को जाना है, इसलिए तकनीक को बहुत पसंद करता हूँ। तो ये लाइटिंग, जिस तरह की लाइटिंग आप इन इक्विपमेंट से कर सकते हो जो पहले नहीं कर सकते थे, वो एक वरदान मिला है। साउंड, जिस तरह की साउंड क्रिएट करना आप जानते हैं, हालांकि ये साउंड तो बनाने वाले के कान से, दिमाग से निकल के आती है, और टेक्नोलॉजी उसको अगर ओबे करके ठीक वैसा निकाल सकती है जैसा कि संगीतकार चाहता है, तो वो एक वरदान हो जाता है। तरह तरह का म्यूज़िक, कई बार मैं देखता हूँ, बहुत म्यूज़िक अच्छा लगता है। इस पेंडेमिक के काल में सबसे अच्छी बात क्या हुई कि हमने दर्शकों की संख्या अपार और अनंत कर दी। अनंत दर्शक बढ़ गए। मान लीजिए मैं भी या कोई मध्यवर्गीय परिवार का आदमी या किसी भी वर्ग का आदमी साल में एक फिल्म देख लेता था। PVR जाके बच्चों के साथ पॉपकॉर्न खा के चबर चबर करते हुए, संगीत पे ध्यान न देते हुए वो देख लिया और आनंद हो गया। अब ये बिना पॉपकॉर्न के जो आप देखते हो अपने घर में, वो फिर पॉपकॉर्न ख़त्म कर दिया, कोला ड्रिंक ख़त्म कर दिया इस पेंडेमिक ने। सिर्फ चेतना लगाई तो देखने पे लगाई। और OTT प्लेटफॉर्म के बनाए हुए जो धारावाहिक हैं, जो सीरीज़ हैं, 10 बना लिए एपिसोड, तो एक सीरीज हो गया, सेशन 1 हो गया, सीजन 1 हो गया। तो अब ऐसे ऐसे दीवाने हो गए कि कोई 10 एपिसोड का
यानी 10 घंटे का आपके सामने सामग्री परोसी गई है तो उठते नहीं हैं 10 को देखे बिना, पूरी रात देख लेंगे। अगर उसका दूसरा सीजन भी आएगा वो भी उसी रात में ख़त्म हो जाएगी और फिर देखेंगे और नया क्या। ऐसा समझेंगे कि फिल्म तो जादू से बन जाती है। अरे भैया स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके लिए इतना श्रम करना पड़ता है, वो भी एक साहित्य है, रचा जाता है। तो ये एक सकारात्मक बात है कि इसके लिए प्यास बढ़ी है, इस माध्यम के लिए इतनी ललक बढ़ी है जितनी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी, जीवन में कभी नहीं देखी। और अच्छी कोई फिल्म आती थी तो साल साल भर सिनेमा हॉल में चलती थी और लोग 200-300 बार देखते थे। इनमें सीमा यही है कि दोबारा देखने में मज़ा नहीं आता है। 10 मिनट के बाद हाँ, तो अगर एक बार देख लिया आपने, प्रवाह में देख लिया, अच्छा सेट है, अच्छे VFX हैं। अब गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो, क्या जलवा करके दिखा दिया है उसने। उसमें अभिनय भी है, आर्ट वर्क भी है। तो इस पाए का काम तो हो ना, इस तरह की चीज़ें हों। आश्रम जैसी चीज़ नहीं चलेंगी कि वो जिसके पीछे ही कोई दृष्टि ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप यथार्थवादी बनाओ तो यथार्थ तो सही दिखाओ। आप कुरुचि के कारण सेक्स को ना बेचो, वो हमें विकृत करता है। तो ऐसे दिन आए कि ख्वाबों की ज़रूरत न रहे, ऐसे कुछ ख्वाब भी पलकों पे सजाए रहिए। बहुत बढ़िया। नहीं अच्छा है। मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं क्यों कहूँगा कि हम लोग अच्छा बनाएंगे। अच्छा ऐसा नहीं है, पर यह है कि थोड़ा सा जो अच्छी चीज़ है उसको ज़रूर देख के और उससे सीखना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी ने यूज़ करके गेम ऑफ थ्रोन्स बनाया था, पर उसमें जब राइटिंग हुई तो उसमें 2 साल लगाया पहले उसने जब बनाने वाले ने भी बैठा और लिखा उसे तमीज़ से कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, खाली छूछा रहेगा और ख़राब लिख देंगे। टेक्नोलॉजी यूज़ हुई तभी जो है ब्रेकिंग बैड बना। उसके बाद वॉल्टर वाइट ने बोला ना कि आई एम द वन हु नॉक्स, को कोई लिटरली बोल नहीं सकता टेक्निकली, पर टेलीविज़न पे दिखाया गया क्योंकि वहाँ पे केस हो जाए इस बात पे कि एक आदमी अपनी बीवी को डरा रहा है बैठ रात में कि देखो तुम समझ जाओ। मतलब वो उसके बारे में काफ़ी पॉडकास्ट हुआ कि कैसे क्यों लिखा गया वो डायलॉग, क्यों वो सीन बनाया गया। क्योंकि अमेरिका में आप नहीं कर सकते लीगली, अपनी वाइफ का दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि सुनो तुम जानती नहीं। तो वो आप किसी भी अच्छी चीज़ को में अब नए टेक्नोलॉजी को डाल के उसको और करेक्ट कर सकते हैं, जो हम लोग शायद कम 10 नहीं कर रहे हैं और करना चाहिए। आगे के जो जैसे अच्छा ही शो हमारे यहाँ बना, पताल लोग बहुत अच्छा शो बनाया उसने, जिसने बनाया उसने लग के फिर 1.5 साल उसके ऊपर काम किया, फिर बनाया जाके। तो हर दिल्ली क्राइम कितना अच्छा शो बना, स्कैम कितना अच्छा शो बना। स्कैम देखने में प्राउडली फील होता है कि बस ये दिखाओ उन लोगों को, मतलब वो एक सीन उसमें अच्छा है, एक बात उसमें अच्छी है। तो वो भी यूज़ कर दे टेक्नोलॉजी। पीरियड शो था, फंसे थे वो भी अपने लिमिटेशन पे, पर वहाँ पे भी उन्होंने सहारा जो है ओल्ड इज गोल्ड का लिए स्टाइल जो है छोड़ा नहीं उन्होंने कि पकड़े रहो भाई इसको, जो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि बातें सब हो रही थी 80s 90s की। उसी टाइम तो था ना इसका दौर डायलॉग का। लोग बोलते थे कि भाई क्या कहा था वो, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, ऐसा कुछ था ना उसमें। तो डायलॉग बाजी तो उसी टाइम पे थी। जो अच्छा है वो हम लोगों के पास है हमेशा, जो एक टाइम हम लोगों ने देखा हुआ है, जो अच्छा सिनेमा था, जिसको मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए। और नए टाइम के साथ तो सब लोग काम कर ही रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा बनाऊँ, फिर आप फिर आओ तो बताऊँ भाई अच्छा बनाया, ख़राब बनाऊँगा तो बता देना, वापस से ठीक करूँगा उससे। ओके, थैंक यू। जरूर देखें। हाँ, इसमें दोनों महानुभाव हैं, बिल्कुल, और अद्भुत काम किया सर ने किया। तो साहित्य के फलक पे सिनेमा ये सेशन यही समाप्त होता है। जोरदार तालियां हो जाए रघुवीर यादव जी, प्रोफेसर अशोक सर, फैजल मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आइडियाज़, बहुत ही सुंदर विचार। एंड ओवर टू दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का एक खूबसूरत सेशन के लिए और ख़ूबसूरत गुफ्तगू के लिए। ये गुफ्तगू हमें याद रहेंगी, बातें हमारी याद रहें फिर बातें न ऐसी सुनिएगा, बातें हमारी याद रहें फिर बातें न ऐसी सुनिएगा, कहते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। कुछ ऐसी ही खूबियाँ हैं हमारे मेहमानों की। शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफ़िल जज्बात अधूरी रहती। तो बहुत शुक्रिया। जश्न अदब ने 10 साल पूरे किए।
आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका ताउन रहा। और मैं अपने तमाम मेहमानों के हुजूर, जश्न अदब का एक दस्तूर ये रहता है कि वो अपने मेहमानों को एक निशान यादगार, एक मेमेंटो से सरफराज करता है। तो मैं अपने वॉलंटियर से दरख्वास्त करूँगा और हमारे जश्न अदब के सरपरस्त आला प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब से दरख्वास्त गुजार है कि वो हमारे तमाम मेहमानों की खिदमत में एक निशान यादगार पेश फरमा दें। सर फहरिस्त आर्ट की दुनिया का एक बड़ा नाम जनाब रघुवीर यादव साहब की खिदमत में। अदाकारी की दुनिया में एक उभरता चमकता दमकता सितारा जनाब फैसल मलिक साहब। और मोहतरमा आमना मिर्ज़ा साहिबा की खिदमत में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक ग्रुप फ़ोटोग्राफ